हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 2022 का ये यूनियन यानी कि सेंट्रल बजट न्यू इंडिया का डिजिटल लॉलीपॉप वाला बजट साबित हुआ, क्योंकि आम आदमी के लिए कोई राहत देने वाला बजट ये नहीं था। सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र को डिजिटल बनाने की कोशिश ज़रूर की है और ऐसे वादे भी ज़रूर की है इस बजट के ज़रिए। इस बजट में डिजिटल इंडिया पे जोर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के ज़रिए बजट स्पीच को पढ़ी थी। मोदी सरकार ने पिछले 5 या फिर 7 सालों से पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में कोई इतना खासा धरमूल से कोई फेरफार नहीं लाई है। इसलिए मोदी सरकार के इस बजट को कुछ एक्सपर्ट्स कॉरपोरेट सपोर्टिव बजट भी कहते हैं या फिर उसके नाम से भी जाने जाते हैं इस बजट को, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स, जायंट्स और बड़े बड़े कंपनी और स्पेशली जो किसान है उसको ही फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उसके लिए कोई राहत के समाचार इस बजट से या फिर राहत वाली या फिर खुशी देने वाली कोई बात इस बजट में नहीं की गई है। दोस्तों, सरकार ने कौन से सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। भारत सरकार ने डिफेंस के लिए 5.25 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है। सरकार ने डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तकरीबन 1,52,369 करोड़ रिजर्व रखे हैं, जिसमें नए हथियार, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, युद्ध के लिए आयुध, वॉरशिप्स की खरीदी भी उसके अंदर शामिल होगी। डिफेंस सेक्टर में स्थानिक उद्योगों में से खरीदी के लिए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में से तकरीबन 65% फंड रिजर्व रखा जाएगा। उसमें से 25% यानी कि 25% फंड प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जाएगा। यानी कि इस डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और एवं प्रोडक्ट इनोवेशन पर जोर दिया गया है, इसलिए R&D पर ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा। सरकार का ये फैसला है या फिर सरकार की ये चाह है। अब देखते हैं ये चाह सरकार की कितनी राह दिखाती है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, सरकार का ऐसी पॉलिसी डिफेंस सेक्टर के लिए ज़्यादा बजट क्यों एलोकेट करती है? क्योंकि बार बार आप देखते हैं कि सीमा पर चीन के साथ, चीनी सैनिकों के साथ कभी कभार घर्षण हो जाता है और पाकिस्तान के साथ तो होता ही है, एवं जम्मू कश्मीर में कभी कभार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी होती है। सो ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ज़्यादा डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा जोर देती है और उसको ही ज़्यादा एलोकेट करती है। अपने बजट में से जो राशि है उनको ज़्यादा मुहैया की जाती है। दोस्तों, डिफेंस पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि सिविल के लिए 20,100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 2,33,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसमें सैलरी पेमेंट एवं एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस भी शामिल होगा। सरकार ने नौकादल के लिए 47,590 करोड़ एलोकेट किए गए हैं एवं एयरफोर्स के लिए 53,214 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस सेंट्रल बजट 2022 में। RBI फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए या फिर 22 और 23 में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च करेगी, जिसको भारत की क्रिप्टो करेंसी भी कही जाएगी। यानी मैं तो यह कहूँगा, ये सिर्फ भारत की नहीं लेकिन पूरे विश्व की ऐसी करेंसी होगी जो किसी एक स्पेसिफिक देश की सरकार की अपनी करेंसी होगी, जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा, जो सरकार की निगरानी में ऐसी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करेगी या फिर इस क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन होंगे। तो इस क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को कुछ हद तक सेफ माना जाएगा या फिर गवर्नमेंट बैक्ड माना जाएगा। यानी ये पहली सरकारी क्रिप्टो करेंसी
यानी फिर सरकारी या फिर सरकारी डिजिटल करेंसी कहलाई जाएगी। हालांकि सरकार ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर सरकार ने 30% टैक्स लागू किया गया है और डिजिटल एसेट्स की ट्रांसफर पर 1% TDS लगेगा। मतलब कि प्राइवेट क्रिप्टो के सौदे पर लोगों एवं इन्वेस्टर्स को टैक्स चुकाना होगा। यानी ना छूट के या फिर ना इलाजे जो छोटे मझोले इन्वेस्टर्स है वो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से अपना हिस्सेदारी घटाकर अब सरकारी क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी में जो कॉमन पीपल है या फिर कॉमन इन्वेस्टर्स है उसको पैसे रोकने के लिए सरकार एक तरीके की चेतावनी दे रही है सोफिस्टिकेटेड वे में। सरकार ने साल 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का स्थानिक तौर पर उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है। इसके लिए हाई क्वालिटी वाले सोलर मॉड्यूल्स के उत्पादन को प्रायोरिटी के लिए 19,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 200 टीवी चैनल के जरिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा, जिससे देश के स्कूलों में प्रादेशिक भाषा में स्टूडेंट्स को आसान तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि अगर जो बच्चे अपने ही प्रादेशिक भाषा में अगर शिक्षा हासिल करें तो वो बच्चे पढ़ाई में काफ़ी आगे निकल सकते हैं और उसका जो शुरुआती जो ढांचागत जो जिसको कहते हैं बेसिक जो उसका एजुकेशन है वो काफ़ी मजबूत होगा और देश में जो साक्षरता दर है वो भी कुछ हद तक अपलिफ्ट होगा। गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग के कोर्स शुरू करने की परमिशन दी जाएगी। एजुकेशन सेंटर्स के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यानी फिर सहकारी मंडली है, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंपनियों यानी कि कॉरपोरेट जायंट्स के साथ कंपटीशन करने के लिए और उन्हें कॉरपोरेट लेवल तक का एक्सपोजर देने के लिए या फिर कॉरपोरेट कंपनियों के जैसे सक्षम बनाने के लिए 18% टैक्स रेट से घटाकर 15% टैक्स कर दिया है और सरचार्ज 12% से घटाकर सिर्फ 7% कर दिया है। पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। पीएम आवास के तहत 80 लाख घर तैयार करने का सरकार का टारगेट है। इस योजना के तहत मकानों बांधे जाएंगे या फिर बिल्डिंगें बांधी जाएगी। इसके साथ 3 करोड़ परिवार को नल से जल पहुंचाने का भी टारगेट सेट किया है सरकार ने। पीएम आवास के तहत मकान खरीदने के लिए सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 25,172 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर का जो सरचार्ज को अब महत्तम 15% तक मर्यादित करने का ऐलान किया है, जिससे HNI है उसको फ़ायदा होगा। HNI का फुल फॉर्म होता है हाई नेट वर्थ इनकम वाले जो इन्वेस्टर्स है उसको कहते हैं HNI। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो 1 साल से ज़्यादा समय तक ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो तो 1 साल के बाद जो शेयर वो बेच देते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर के सेलिंग पर होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चुकाना होगा। यानी मान लो आज मैंने शेयर लिए और ठीक उसके 1.5 साल बाद मैं अगर शेयर बेच देता हूँ तो 1.5 साल के बाद मेरे को जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 1.5 साल का या फिर 1.5 साल या 1 साल से ऊपर जो 6 महीना होता है उसके हिसाब से उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उसको इस तरह से आसान भाषा में भी हम समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स को इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, यानी जो स्टार्टअप्स है उसको इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कितना भी हासिल करते हो, लेकिन सरचार्ज का जो इनकम टैक्स रेट है 15% करने का प्रावधान बजट में किया जाएगा। इसके तहत सरकार ने STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रेट में डायरेक्टली कोई रिलीफ नहीं देकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज में HNIs को रिलीफ दी गई है। यानी कि
जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सरचार्ज है वो 15% से घटाकर 12% कर दिया है। इस तरह से HNI को इनसिग्निफिकेंटली फ़ायदा पहुंचाया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। PLI स्कीम के तहत, यानी PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत 5G को सहयोग दिया जाएगा और 5G को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी टेलीकॉम सेक्टर है उसको भी कुछ हद तक फ़ायदा होगा। असेसमेंट ईयर पूर्ण करने के बाद 2 साल के अंतराल में, यानी कि असेसमेंट ईयर मान लो 2022-23 का है, वो ख़त्म हो जाने के बाद 2025-26 तक, यानी कि 2 साल के अंतराल में IT रिटर्न में हम सुधार कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को 100% यानी कि 100% यानी कि 100% कोर बैंकिंग की मदद से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। और एक तरीके की बैंकिंग सिस्टम है, सिमेट्रिकल सिस्टम लाना चाहता है। बैंक और पोस्ट के बीच एक सहयोग एवं सेतु, जिसको कहते हैं कोऑपरेशन, लाना चाहता है, जिससे बैंकिंग एवं पोस्ट का जो कारोबार है वो स्मूथली चल सके। एम्बेडेड चिप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ ई-पासपोर्ट भी लॉन्च किया जाएगा। यानी ई-पासपोर्ट का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट अगर आपके पास हो, जिसको हम फिजिकल पासपोर्ट बोलते हैं, इसके बजाय आपको डिजिटल पासपोर्ट आपको धारण करना होगा, जिससे आपको फिजिकल पासपोर्ट खो जाने का या फट जाने का जो जोखिम रहता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा इस ई-पासपोर्ट लॉन्च होने के बाद। डेटा सेंटर एवं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा और उसको उसी हिसाब से ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। केंद्रीय बजट में नए EVM मशीन को खरीदने के लिए कायदा मंत्रालय को 1525 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। ये राशि इलेक्शन कमीशन है उसको एलोकेट की जाएगी, जिससे पुराने EVM मशीन को डिस्ट्रॉय करके नए EVM मशीन खरीदे जाएंगे। कायदा मंत्रालय इस राशि में से लोकसभा चुनाव एवं वोटर्स के लिए आई कार्ड के लिए राशि प्रदान की जाएगी। यानी जो वोटर्स है उसको आई कार्ड बनवाने के लिए जो खर्चा होगा, जो आई कार्ड बनवाने के प्रोजेक्ट के पीछे जो खर्चा होगा, उसके पीछे ये राशि खर्च हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार का सदुपयोग होगा इस राशि का। EVM मशीनों की आयु तकरीबन यानी कि औसतन 15 साल की होती है, इसलिए EVM मशीनों को 15 साल के बाद डिस्ट्रॉय किए जाते हैं और चुनाव में खर्च करने के लिए 292 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन को भी अच्छा खासा बजट एलोकेट किया गया है। हर एक राज्य में लैंड रिकॉर्ड के सटीक हिस्से को पान एवं आधार कार्ड की तरह विशिष्ट यानी कि यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के आधार पर जमीन एवं जायदाद संबंधित हर एक रिकॉर्ड को मैनेज किया जा सकेगा। यह व्यवस्था भारत सरकार मान्य हर एक प्रादेशिक भाषा में भी ये लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध बन जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। समग्र देश में एक ही लैंड रजिस्टर सॉफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की किसी भी राज्य में लैंड परचेज रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज रजिस्ट्रेशन शक्य हो जाएगा। पान आधार कार्ड की तरह जमीन का भी एक स्पेसिफिक आई कार्ड लॉन्च किया जाएगा, जिससे ज़मीनों की पहचान हो सके, ताकि कोई भूमाफिया किसी भी जो सामान्य वर्ग के लोग होता है, जो आम आदमी होता है, जो जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन हो, या फिर आम जो खेडूत होता है उसके पास खुद की खेती लायक ज़मीन हो, उस पर खेती करता हो, उसको भूमाफिया हड़प ना ले। इसके लिए सरकार ने ऐसी निगरानी वाली सिस्टम ढूंढ निकाली है, जिससे ज़मीनों पर निगरानी रख सके और भूमाफियाओं से आम किसानों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी पूरे देश में लागू कर देगी। देश में चार्जिंग स्टेशनों के जो ठिकाने होते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, या फिर चार्जिंग स्टेशन खड़े करने के लिए जो जगह चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। उसके लिए खुली जगह की कम उपलब्धि की समस्या को ध्यान में लेते हुए सरकार ने यह जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए सरकार ने ये बीच का रास्ता निकालना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बैटरी एवं एनर्जी सर्विसेज के लिए सस्टेनेबल जो बिजनेस मॉडल है उसको स्थापित करने के लिए और प्रोत्साहित किया जाएगा।
इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ावा जरूर मिलेगा एवं हवा प्रदूषण को कम करने के लिए यानी कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का महत्तम उपयोग किया जाएगा। यानी कि कुछ ही सालों में भारत के राजमार्गों पर एवं भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक बस दौड़ने लगेगी, जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। और इसके बावजूद इसके तहत बैटरी स्वैपिंग सेंटरों को ज़्यादा तेज़ी से निर्माण करने के लिए जो योजना बनाई गई है, इसके तहत जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिकों को ख़त्म हो गई बैटरी को चार्ज करने के लिए पहले लाइन में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन उसके लिए दूसरी नई बैटरी लगा सकेंगे ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिक है उसको बैटरी चार्जिंग में जो दुरुपयोग होता है, टाइम जो वेस्ट होता है वो कम हो जाएगा। जो परेशानी होती है बैटरी चार्जिंग की, वो समस्या से उसको छुटकारा मिल जाएगा और उसकी जगह दूसरी जो बैटरी को चार्ज करना पड़ता है उसके बजाय दूसरी बैटरी लगा सकेंगे, दूसरी नई बैटरी लगा सकेंगे, जिससे बैटरी चार्जिंग में होने वाले समय के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिकों को बैटरी चार्ज करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहने की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ माइक्रो क्रेडिट दी जाएगी। इस बजट में सरकार ने किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया है। सरकार डिजिटलाइजेशन एवं खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा देगी एवं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार ने 1,32,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। फाइनेंशियल ईयर के बाद 36 महीने तक रिटर्न एवं रिवाइज रिटर्न फाइल करने की छूट दी है सरकार ने। पहले रिवाइज रिटर्न 1 साल तक फाइल कर देना पड़ता था, लेकिन अब 2 साल और बढ़ाकर यानी कि 3 साल के अंदर यानी कि 2 साल का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड एक्सटेंड कर दिया है सरकार ने, ताकि ऐसे रिवाइज रिटर्न फाइल करने वाले जो करदाता होता है उसको काफ़ी राहत मिल सकेगी। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू।